हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है पवन सर और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं पिनाकल ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री हिंदी माध्यम में क्लास 12th के लिए। ठीक है। तो कैसी चल रही है तैयारी 2026 के एग्जाम के लिए? ये चैप्टर अब खत्म ही होने वाला है। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे इस लेक्चर में, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। तो एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि बीच में काफ़ी सारा गैप हो गया है, तो उसको जल्दी से हम लोग मेकअप करेंगे। ये मेरा थर्ड लेक्चर जाएगा केमिकल काइनेटिक्स के लिए, रासायनिक बल गतिकी पर। और जैसा कि आपको पता है, अगर लेक्चर को ध्यान से देखे होंगे तो उसमें लास्ट खत्म हुआ था शून्य कोटि की अभिक्रिया पर बात हो रही थी। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने बात किया था कि ऐसी अभिक्रियाएं जो कि अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्या अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसको क्या बोलते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। और उसको लिखने का तरीका भी आपको बताए थे वहां पर, है ना। आज हम उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थ्योरी क्या कहता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग नियम क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग नियम, जैसे कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का जो दर होता है उसको किस चीज से लिखते हैं? आर से लिखते हैं। आर इक्वल टू आर बराबर के, जो एक स्थिरांक है, दर स्थिरांक, और ए। पहले हम एक रिएक्शन को मान लेते हैं। मान लिए कि ए से कोई उत्पाद बनता है ऐसे, और ए क्या है? अभिकारक है। तो किसी भी अभिक्रिया का जो दर होता है या जो वेग होता है वो उसके अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया में कि वो इसके सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसको लिखेंगे R इक्वल टू जो दर है K और A, सांद्रता जो अभिकारक है उसका पावर क्या कर देना है? 0। यही क्या हो गया? ये 0 हो गया कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई ये। ओके, चलिए इसको लिखने का एक और भी तरीका है। हम दर को एक और तरीका से लिखते हैं, माइनस dA अपॉन dt। आपको लिखना बताए थे कि जब आप अभिकारक के पदों में लिखें तो उसमें माइनस लगाएं, और उत्पाद के पदों में लिखें तो उसमें प्लस माइनस नहीं लगाना है, क्योंकि जो दर होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, मतलब ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो इसीलिए उसमें क्या किया गया है कि माइनस लगा देते हैं, क्योंकि जब अभिकारक खत्म होता है और उत्पाद बढ़ता है तो अंतिम और प्रारंभिक का जब हम उसका अंतर लेते हैं तो ऋणात्मक आता है। तो उसको धनात्मक बनाने के लिए हम लोग उसमें एक माइनस चिन्ह लगा देते हैं, इसलिए। तो माइनस dA अपॉन dt, ये लिखने का एक तरीका बात हो चुका है, लेक्चर 1 देखिएगा। और ये बराबर हो गया के A टू द पावर 0। अब आपको पता है कि किसी भी कंसंट्रेशन का पावर अगर हम 0 कर दे, सांद्रता का पावर 0 या कोई भी चीज का पावर 0 कर दे, तो आपको पता है कि ये वैल्यू 1 हो जाता है। ये वैल्यू क्या हो जाता है? 1। अब क्या दिखाई देगा? माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू k। तो माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू माइनस dA इक्वल टू k dt हो जाएगा। अब यहां से dA इक्वल टू माइनस के dt, इंटीग्रेशन लगाते हैं, जिसका डिफरेंशियल मौजूद है ना, जिसका समाकलन मौजूद है, उसी को ना यहाँ पर अवकलन करेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन होता है। मान लीजिए इसका प्रारंभिक जो सांद्रता है वो A0 होता है और अंतिम जो होता है वो A होता है, और यहाँ पर
समय 0 से शुरू होकर के समय t पर खत्म हो जाता है। तो dx का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, x होता है। जो dA का ये क्या हो गया, आप देखिए तो dA का क्या हो जाएगा, a। अब a का अपर लिमिट जो उच्चतम मान होता है वो ऊपर होता है, लोअर लिमिट नीचे होता है, माइनस के t का अपर लिमिट t नीचे हो जाएगा 0। फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, प्रारंभिक मान माइनस मतलब अंतिम मान माइनस पर मतलब उच्च मान जो इसका होता है हाइयर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो हाइयर वैल्यू क्या है, a माइनस लोअर वैल्यू a नॉट बराबर माइनस के, फिर यहाँ हाइयर वैल्यू t माइनस 0। ये क्यों बता रहे हैं आपको, ये क्यों एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देता है। ऐसे तो फर्स्ट ऑर्डर ज्यादा पूछता है, लेकिन अगर शून्य ऑर्डर का अगर पूछ गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए तो क्या करेंगे आप, तो इसलिए हम शून्य कोटि की भी बता देंगे और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में भी हम समाकलित वेग नियम बात करने वाले हैं आपके लिए, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें इससे रिलेटेड आपको सवाल मिलेंगे, है ना। चलिए अब ये क्या हो गया, a इक्वल टू माइनस वाला उधर चला जाएगा, a नॉट माइनस के टी। ये देखिए ये समीकरण आ गया, a बराबर a नॉट माइनस के टी। अगर बच्चों आपको अगर ग्राफ के बारे में पता होगा थोड़ा सा, y बराबर एम एक्स प्लस सी क्या होता है, यहाँ से ये ग्राफ पास करता है ऐसे, तो यहाँ पर स्लोप क्या है, m है, यहाँ पर स्लोप क्या होता है m, ये y एक्सिस है ये एक्सिस है, यहाँ पर c इंटरसेप्ट ये काट रहे हैं आप। तो थोड़ा गणित की भाषा में हम बात कर लेते हैं। अब आइए कि यहाँ पर जब इस तरह की बात होगी, इस तरह की, यहाँ पर क्या है, ये y हो गया, ये y, ये c, ये m और ये x। तो अगर हम ग्राफ बात करें इस तरह से, ये इधर x एक्सिस है और इधर y एक्सिस है, स्लोप माइनस में है ना, स्लोप क्या है माइनस के, तो इस तरह से आपको एक माइनस स्लोप, स्लोप माइनस के हो गया, स्लोप क्या हो गया माइनस के, और ये क्या हो गया इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट सी है यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ए नॉट। तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं ए और टी कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता और समय के बीच में इसी तरह से ग्राफ आपका बनने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको एग्जाम में टी पूछ सकता है, ए नॉट तो दे देगा, के पूछ सकता है, टी पूछ सकता है, या फिर जो उसका अंतिम सांद्रता का मान है वो पूछ सकता है। तो जैसा सवाल होगा वैसा हम लोग काम करेंगे, ये याद रखिएगा। अब इसमें इसकी अभिक्रिया की आयु हमको निकालना है, क्या निकालना है, अभिक्रिया की आयु। आइए अभिक्रिया की आयु देखते हैं। जैसे अभिक्रिया की पूर्ण आयु क्या होती है, उस समीकरण को, उस अभिक्रिया को पूरा खत्म होने में जो समय लगता है ना, उस अभिक्रिया को पूरा खत्म होने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन का लाइफ टाइम बोलते हैं, उस रिएक्शन का समय काल बोलते हैं, ठीक है। अभिक्रिया की आयु या इसको हम समय काल बोल सकते हैं, काल अवधि। तो ए फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाए 0, फाइनल कंसंट्रेशन सॉरी इनिशियल खत्म हो जाए, प्रारंभिक मान, प्रारंभिक जो सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता मतलब क्या, ए नॉट क्या हो जाए शून्य हो जाए, खत्म हो गया, अभिकारक खत्म हो गए। अभिकारक खत्म हो गए तो रिएक्शन कैसे होगा बताओ, रिएक्शन तो नहीं होगा ना। रिएक्शन जो है अभिक्रिया कब तक हो रही थी, जब तक अभिकारक मौजूद था तब तक अभिक्रिया चल रही थी। अभिकारक के खत्म होते ही अभिक्रिया खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ना। तो इसलिए ए नॉट का मान क्या हो गया 0। तो चूंकि अभी हम लोग पढ़े हैं ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, तो जब इसका प्रारंभिक मान, अभिकारक का प्रारंभिक मान शून्य हो जाए, उस समय को टी को हम उस
आयु कहते हैं, समय काल उसको हम कहेंगे, या फिर इसको रिएक्शन की आयु कहते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम उसको हम कहते हैं। तो यहां पर ए तो ए ही रहेगा और ए नॉट के जगह पर क्या हो जाएगा, शून्य माइनस के, और टी के जगह क्या हो जाएगा, टी आयु। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया माइनस के टी। तो अब यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए था, है ना, यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस को हम लोग हटा देंगे। तो फाइनल कंसंट्रेशन, सॉरी इनिशियल गड़बड़ लिख रहे हैं हम यहाँ पर, फाइनल कंसंट्रेशन जीरो करना है, इसलिए यहाँ पर गड़बड़िंग हो रहा है। फाइनल ना जीरो हो जाएगा, जैसे इनिशियल तो ए नॉट है, ठीक है, तो फाइनल कितना है, फाइनल जीरो हो जाना चाहिए, है ना। तो ए क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पर जीरो कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस के टी आयु। अब इसको इधर ले आते हैं, के इंटू टी आयु, ये क्या हो जाएगा, ए नॉट। अब यहाँ से लाइफ टाइम अभिक्रिया की जो आयु है वो क्या हो गया, ए नॉट अपॉन के, है ना। तो अब देखेंगे कि ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला निकल करके आ जाता है, क्लियर है। ये हो गया फॉर्मूला, किसी भी शून्य अभिक्रिया की जो आयु होगी वो क्या होगी, ए नॉट अपॉन के, यानी कि ए नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, और के क्या है, के है दर स्थिरांक। तो हम क्या लिख सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो समय अवधि होगी, जो समय अवधि है, कि समय अवधि वह प्रारंभिक सांद्रता पर, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करेगी, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी अर्ध आयु निकालनी है। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या निकालना है, अर्ध आयु, अर्ध आयु, जिसको हम टी हाफ से लिखते हैं। अर्ध आयु को कैसे लिखेंगे, टी हाफ से लिखेंगे। तो इसमें क्या करना होगा, अर्ध आयु क्या होती है, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं इसका, क्योंकि 2 नंबर वाला में शॉर्ट क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है ना, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में ये इस तरह का आपको पूछ दिया जाता है कि आप अर्ध आयु का परिभाषित कीजिए, अर्ध आयु को परिभाषित कीजिए, व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, है ना। तो उसको क्या परिभाषा यहाँ पर हम देंगे कि किसी भी अभिक्रिया का वह समय जिस पर उसका प्रारंभिक सांद्रता का मान आधा रह जाता है उसे हम अर्ध आयु कहते हैं। ठीक है, मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो प्रारंभिक सांद्रता है किसी अभिकारक का, वो कितना रह जाए, जिस समय पर वो आधा हो जाता है, मतलब आधा खत्म हो जाता है। सीधा सीधा बोल सकते हैं कि अभिकारक के सांद्रता के आधा खत्म होने में जो वक्त लगता है, जो समय लगता है, उसको क्या बोलते हैं, अर्धायु उसको हम कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं। किसी अभिक्रिया के, है ना, किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता
को आधा खत्म होने में जो समय लगता है, आधा खत्म होने में जो समय लगता है उसे उस अभिक्रिया का अर्ध आयु कहा जाता है। उसे उस अभिक्रिया का अर्ध आयु क्या है कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया का जो प्रारंभिक सांद्रता का मान है उसको आधा खत्म होने में जो वक्त लगता है, जो समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं देखिए। जो अंतिम मान है वो प्रारंभिक मान का आधा हो जाए तो t बराबर t हाफ लिख दिया जाता है। तब आप समीकरण से जानते हैं a बराबर a नॉट माइनस के टी। a की जगह क्या लिखना है? a नॉट बटा 2 लिखना है माइनस के, और t क्या लिखना है? हाफ। a नॉट इधर कर दें, a नॉट बटा 2 माइनस a नॉट बराबर माइनस के टी हाफ। तो ये एक गणितीय सिद्धांत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस ए नॉट बटा 2 बराबर माइनस के टी हाफ। क्या हो जाएगा? इधर क्या आया था फॉर्मूला? ए नॉट बाई के। अब यहाँ देख लीजिए माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है तो पीछे जरा सा देखिए क्या हो गया, बटा के हो गया था तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? ए नॉट बटा 2 के। ये फॉर्मूला हो गया है ना। टी हाफ अर्ध आयु जो है शून्य कोटि अभिक्रिया का, उसका फॉर्मूला क्या हो गया? ए नॉट बाई 2 के। आप चाहें तो इसके बीच में एक रिएक्शन भी कर सकते हैं, मतलब ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इधर आप टी हाफ ले लेते हैं और इधर आप ए नॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे ग्राफ पास करेगा और जिसका जो स्लोप होगा, ये सभी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देखिएगा पूछ देता है ग्राफ वाला में, है ना। तो स्लोप क्या हो जाएगा देखिए तो 1/2 के। स्लोप क्या हो जाएगा? 1/2 के। क्योंकि इसको हम इस तरह से बदल के लिख सकते हैं। देखिए कैसे? टी हाफ बराबर 1/2 के इंटू ए नॉट। तो हम इसके जगह y मान लेते हैं, इसके जगह m मान लेते हैं और इसके जगह x मान लेते हैं। तो y इक्वल टू mx, यानी कि एक सरल रेखा का ग्राफ यहाँ पर आपको तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपको देखना है ना। तो चलिए, ये हमने देखा अर्ध आयु काल किसका? शून्य कोटि की अभिक्रिया का। इसी तरह से अब हम आते हैं ये तो हो चुका है शून्य कोटि की प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होगी? चलिए इसको समझते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसका दर या जिसका वेग उसके सांद्रता के, अभिकारक के सांद्रता के फर्स्ट पावर के सीधा समानुपाती होता है। अभिकारक के सांद्रता के फर्स्ट पावर माने उसका जो घात होना चाहिए 1 होना चाहिए, उसके घात 1 के समानुपाती होता है। तो ये किस तरह से परिभाषित है कि वह अभिक्रिया जिसका दर या वेग उसके अभिकारक के सांद्रता के, उसके अभिकारक के
सांद्रता के पहले घात के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। चलिए, जैसे मान लीजिए ए से कोई उत्पाद बन रहा हो, ए से क्या बन रहा है, कोई उत्पाद बन रहा है ना। अब ए का उत्पाद है, कुछ बन रहा है। जब हम इस अभिक्रिया का दर लिखते हैं तो दर जो होता है वो सीधा समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रता के पावर 1 का। हालांकि एक लिखा नहीं जाता है ना, एक लिखा नहीं जाता है। तो R बराबर K इंटू ए, R बराबर K इंटू ए। अब आप देख सकते हैं इसकी जो कोटि होगी, कोटि क्या है, 1 है। इसकी कोटि 1 है, इसलिए इसके अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्योंकि अगर कोटि शून्य हो जाती है तो क्या बोलती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। यहां पर कोटि क्या हो गई है, 1 हो गई है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्लियर है ना। तो मान लीजिए अगर A प्लस बी और कोई उत्पाद बन रहा है, R बराबर K इंटू ए इंटू बी, बी शून्य हो जाना चाहिए, बी क्या हो जाना चाहिए, शून्य। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, चलिए इस पर पहले हम समाकलित वेग नियम थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर थोड़ा और चर्चा करेंगे। इसकी आयु काल क्या है, अर्ध आयु क्या है, इस तरह से। तो देखिए क्या करना है, मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया ए से कोई उत्पाद बना रही है ना। तो इसका रेट कैसे लिखेगा, R बराबर K इंटू ए, ए के पावर क्या रहेगा 1, इसके घात 1 होंगे। इसको, इसके दर को लिखने का एक और तरीका है, माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर K इंटू ए। माइनस, ऐसा करते हैं, माइनस को इधर ले जाते हैं, इधर बचता है डी ए अपॉन ए को इधर लाइए, ए को ए के साथ ले आते हैं और टी को उधर ले जाते हैं, माइनस को भी उधर ले जाते हैं, माइनस के डी टी। अब क्या है, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, समाकलन देख लेते हैं। समय 0 से शुरू होकर टी तक जाता है और ये इसका प्रारंभिक सांद्रता का मान A0, अंतिम सांद्रता का मान A। अब आपको समाकलन के नियम पता होंगे, dx अपन x के जो समाकलन होते हैं, dx अपन x के, वो क्या होते हैं, log x प्लस सी, इंडिफिनिट है ना, इंडिफिनिट वाले में। अच्छा, तो चलिए dA अपॉन a, इसका क्या हो जाएगा, log a। इसका हाईएस्ट वैल्यू कितना है, a, और ये हो गया लोएस्ट वैल्यू। चलिए ये हो गया बराबर माइनस के, और t का ऊपर वाला लिमिट t है, नीचे वाला लिमिट क्या है, 0 है। तो आप लोग को ये पता भी होगा। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ऊपर वाले को पहले रखते हैं माइनस दे के, नीचे वाले को यहाँ रखते हैं। तो log a माइनस log A0 बराबर माइनस के टी। अब यहाँ से log a माइनस को उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log A0 माइनस के टी। अब अगर हम बात करें एक छोटा सा इक्वेशन, मतलब फार्मूला की तरह ये भी हो जाता है, हालांकि ये पूरा फार्मूला है नहीं, है ना, ये पूरा फार्मूला नहीं है। ग्राफ के लिए अगर हम बात करें तो देखिए ये ग्राफ log a और टाइम के बीच में है, और ये ग्राफ इस तरह से जाता है। यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है, log a, यहाँ पर ये क्या है, log a, log a है ये, यहाँ पर दिखेगा नहीं आप लोग को। ये वैल्यू क्या है, log A0, log A0 है ये। और इसका जो स्लोप अगर हम बात करें, स्लोप कितना है, माइनस के। ग्राफ के लिए बात किए हैं। और अगर
हम इस लॉग को देखिए, लॉग दो तरह के होते हैं ना, मैथ पढ़े होंगे आप लोग। लॉग दो तरह का होता है, एक बेस ई वाला जिसका आधार ई होता है, और एक जिसका बेस क्या होता है 10 होता है ना। तो लॉग ई बराबर 2.303 लॉग 10, मतलब ई को 10 में बदलने के लिए, तब एलओजी लिखने के लिए इसको हमको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको याद रखिएगा, याद रखें, इसको याद रखना है। अब आ जाइए, क्या करना है, जहां जहां पर ln है ध्यान दीजिएगा। तो पहले आप इस इक्वेशन में आइए, log a माइनस log a नॉट बराबर माइनस के टी। अब क्या करेंगे, 2.303 log a माइनस 2.303 log ए नॉट होगा यहाँ पर, ए नॉट बराबर माइनस के टी, उधर माइनस के टी हो गया। अब आइए 2.303 दोनों तरफ कॉमन ले लेना है, दोनों तरफ क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने आता है, आता ही होगा, log ए नॉट इधर से कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, माइनस के टी अपॉन 2.303 माइनस के टी अपॉन 2.303। अब log ए अपॉन ए नॉट, एक फार्मूला होता है log m माइनस log n। log मैथ के फार्मूला का यहाँ पर जरूरत पड़ता है, log m माइनस log n, ये होता है log m अपॉन n। ये फार्मूला है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो बता दिए हैं आपको, शायद भूल गए होइएगा। ये हो गया माइनस के टी अपॉन 2.303, ठीक है। इस तरह से होता है। अगर हम माइनस को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, लॉग ये उल्टा हो जाता है, ए नॉट ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, और इधर बचेगा के टी अपॉन 2.303। इसलिए यहाँ से के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्वेशन बन के रह गया, ये इक्वेशन आया। अब इसमें हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए, ये आया है। और ये इसका सबसे मेन इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये इसका मेन इक्वेशन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। जहां पर ए जो होगा वो अंतिम सांद्रता है, और जो ए नॉट है प्रारंभिक सांद्रता है, और टी जो है ये क्या है, समय, है ना। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का आयु काल निकालना है एवं अर्धायु निकालना है। सबसे पहले आते हैं आयु काल में। आयु काल क्या है, तो जो ए है वो 0 हो जाए तो टी जो है, टी आयु निकल करके आता है। हालांकि आपको परीक्षा में अर्ध आयु ही पूछता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अर्ध आयु पर हम ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। अर्ध आयु, अर्ध आयु, अर्ध आयु को लिखते हैं T1/2 यानी कि T हाफ।
तो चूंकि के टी बराबर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग पहला कंसंट्रेशन बटा दूसरा कंसंट्रेशन, है ना, दूसरी सांद्रता। तो चूंकि ए नॉट जो होगा, ए जो होगा वो प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगा, तो टी का मान जो होगा वो टी हाफ हो जाएगा। अब इस समीकरण में इसका मान रखते हैं, तो टी के जगह लिखेंगे टी हाफ, और 2.303 अपॉन के तो है ही, लॉग ए नॉट है, अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है ए नॉट अपॉन 2। अब क्या हुआ, इस ए नॉट से इस ए नॉट को काट दिए, तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, गणित से लॉग 2 का मान जो होता है ये होता है 0.301। इस तरह से जो यहाँ से हाफ लाइफ आ रहा है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.693 अपॉन के आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, हाफ लाइफ अर्ध आयु का फॉर्मूला है। यहाँ से एक और चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो प्रथम कोटि की जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी, प्रथम कोटि की जो भी अभिक्रिया है वो उसके प्रारंभिक अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, कहीं भी समीकरण में नहीं है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो समीकरण से यह स्पष्ट है, समीकरण से यह स्पष्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु जो होता है वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, प्रारंभिक सांद्रता पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं अभिक्रिया का आयु काल, ये निकाल लेते हैं, अभिक्रिया का आयु काल। तो T के जगह पर हम T आयु काल लिखेंगे यदि उसका जो अंतिम मान है वो 0 हो जाए। अब जरा सोचिए, T आयु काल, जो सॉरी अभिक्रिया का जो आयु काल होगा वो क्या होगा, 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट, और नीचे हो जाएगा 0, तो 2.303 अपॉन के लॉग इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब इसका मतलब कब खत्म होगा, इनफाइनाइट पर। इसका मतलब जो हुआ वो हम आपको बताते हैं। इसका मतलब जो भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, जो भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी
जो भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी वह प्रारंभिक सांद्रता के क्या होगा, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होगा। प्रथम प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी वह कभी खत्म नहीं होगी, ये अभिक्रिया कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो रेडियो सक्रिय अभिक्रिया, रेडियो सक्रिय अभिक्रिया बराबर प्रथम कोटि, है ना। जितना भी रेडियो सक्रिय अभिक्रिया है वो क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, क्योंकि रेडियो धर्मी जितने भी होते हैं वो अनंत काल तक चलते रहते हैं। रेडियो धर्मी जो होते हैं, रेडियो धर्मी, रेडियो सक्रिय जो भी अभिक्रियाएं हैं वो खत्म नहीं होंगी, उनके जो अभिकारक है कभी खत्म नहीं होते हैं, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण वाला क्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, याद रखना। चलो वहां पर हम आकर लिख ही देते हैं, यहां पर ये तो प्रथम कोटि ही हो गया, इसी में लिख देते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। तो सभी अभिक्रियाएं जो प्रकाश के उपस्थिति में, प्रकाश के उपस्थिति में होती है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, प्रथम कोटि के अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो रिएक्शन होता है ये क्या होता है, प्रकाश के उपस्थिति में होता है ना। तो इसका जो कोटि होगा ये क्या होगा, शून्य होगा। तो ये याद रखिएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, प्रकाश के उपस्थिति में होती है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है वो रेडियो धर्मी जो होते हैं उनके अभिक्रियाएं होती हैं। चलिए अब आ जाते हैं अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, जैसे कोटि और आणविकता दो चीज होती है। तो किसी भी साधारण समीकरण में, एक संतुलित समीकरण में जो अभिकारकों की अणुओं की संख्या है वही उसकी क्या कहलाती है। चलिए इसको लिखते हैं, रिएक्शन कैसा होना चाहिए, जो हमारा अभिक्रिया का समीकरण है कैसा होना चाहिए। किसी भी सिंपलेस्ट सामान्य अभिक्रिया में जटिल अभिक्रिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, सामान्य अभिक्रिया में किसी संतुलित, सॉरी इसको और पूरा करते हैं, किसी भी संतुलित, बैलेंस होना चाहिए, किसी भी संतुलित सामान्य अभिक्रिया में, किसी भी संतुलित सामान्य अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं की संख्या, अभिकारकों के अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। अभिकारकों के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। जैसे 2HCl या फिर
H2 प्लस Cl2 2HCl। तो यहाँ पर अभिकारकों के अणुओं की संख्या क्या हुआ? तो यहाँ पर अभिकारकों के अणुओं की संख्या बराबर 2। यहाँ पर अभिकारकों के अणुओं की संख्या क्या होंगे? 2 होंगे। ठीक है, तो आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है, एकाणुक अभिक्रिया जिसके आणविकता 1 होती है, द्विअणुक अभिक्रिया जिसके आणविकता 2 होती है, त्रिअणुक अभिक्रियाएं जिसकी आणविकता 3 होती है। और याद भी रखिए आणविकता या तो 1 होगी या 2 या फिर 3, बस हम जितना बोले हैं उतना ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 3 तरह के अभिक्रियाएं हैं। 3 तरह के अभिक्रियाएं हैं। पहला एकाणुक अभिक्रिया। एकाणुक अभिक्रिया एक अणु वाले जिसकी आणविकता क्या है? 1 होती है। इसकी परिभाषा होगी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसकी आणविकता 1 होती है, जिसकी आणविकता 1 होती है। उसके बाद दूसरा है द्विअणुक अभिक्रिया। क्या है? द्विअणुक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसकी आणविकता 2 होती है ना, जिसकी आणविकता क्या होती है? 2 होती है। उसी तरह से तीसरा होता है त्रिअणुक अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 होती है। अब कुछ समीकरण लिखते हैं। उदाहरण पहला, इसमें बताना है देखिए, तो इसमें अभिकारक में इसकी आणविकता क्या होगी? 1। यहाँ पर 2 अणु हैं तो इसकी आणविकता क्या होगी? 2। अगर 3 होती तो उसकी आणविकता कितनी होती? 3 होती। तो इस तरह से आणविकता आपको पता चल गया है। अब हम आपको जो परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो होता है हम उसको लेकर के बात करते हैं। अभी भी वही चल रहा था, ठीक है, ये कोई फुल कोर्स नहीं चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ये क्रैश कोर्स का सिलेबस चल रहा है, ठीक है। और हम लोग जो है ज़्यादा
हाय हेलो तो नहीं कर पाते हैं हम लोग, बस अब दुनिया में सारे लोग तो हाय हेलो कर ही रहे हैं, नाच गाना लोग कर ही रहे हैं। अब हम है कि बस सीरियसली पढ़ा देते हैं हम लोग, बस सीधे फोकस ऑन स्टडी। अब जिनको ये चाहिए उनके लिए फायदेमंद है, यहाँ पर तो मजा मिलेगा नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में अंतर। अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में अंतर क्या है? इस तरफ हम आणविकता लिखते हैं और इस तरफ हम कोटि लिखते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। तो देखिएगा परीक्षा में एक प्रश्न पूछा हुआ भी है कि कोटि और आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोटि और आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 2-3 गो अंतर है, आपको बता देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला अंतर, आणविकता जो होता है ये सैद्धांतिक रूप से निकाला जाता है, सैद्धांतिक रूप से, जबकि कोटि जो है ये प्रायोगिक रूप से निकाला जाए, प्रैक्टिकली निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? आणविकता सैद्धांतिक तरीके से, सैद्धांतिक तरीके से निकाला जाता है, सैद्धांतिक तरीके से निकाला जाता है। कौन? आणविकता। जबकि कोटि जो है, कोटि ये प्रायोगिक है, कोटि प्रायोगिक तरीके से निकाला जाता है। कोटि कैसे निकाला जाता है? प्रायोगिक तरीके से। दूसरा, आणविकता पूर्णांक होता है, 1, 2 और 3 होती है। जो आणविकता है 1, 2 या 3, 1, 2 या 3 ही हो सकती है। जबकि कोटि का मान 0 अथवा परिमेय संख्या भी हो सकता है। ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हम देख रहे थे, आणविकता 1, 2 या 3 होती है, जबकि कोटि का मान जो होता है वह 0 या भिन्नात्मक हो सकता है ना। भिन्न संख्या होती है ना, भिन्नात्मक हो सकता है। तीसरा, जो आणविकता होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है। आणविकता ऋणात्मक नहीं होता है ना। ऋणात्मक, आणविकता ऋणात्मक कभी नहीं होता है, यह ऋणात्मक हो सकता है, यह ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो एक ये अंतर जो आपको सामने में दिख रहा है, यही है आणविकता और कोटि का अंतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं आभासी एकानुक अभिक्रिया। आभासी एकानुक अभिक्रिया कैसे स्यूडो फोर्स होता है, आभासी बल, तो उसी तरह से एक होता है आभासी एकानुक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया, इसमें लिखता है एक ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि तो एक होती है लेकिन उसकी आणविकता जो होती है ये दो होती है। आणविकता दो हो और जिसकी कोटि क्या हो जाए, एक हो जाए, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, आभासी एकानुक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसके ऐसी अभिक्रियाएं जिसके आणविकता दो परंतु कोटि एक होती है, उसे आभासी एकानुक अभिक्रिया कहते हैं। आभासी एकानुक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ईस्टर जो है, जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं CH3COO C2H5, तो ये एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल में बदल जाता है। ये ज्यादा मात्रा में होता है। वाटर जो है, जल जो है, ज्यादा मात्रा में होने के कारण ये आभासी हो जाता है, स्यूडो हो जाता है। इसीलिए इसका जब हम रेट लिखते हैं तो वाटर को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, है ना। और अगर लिखते भी हैं तो इस पर हम जीरो कर देते हैं कि इसकी जो कोटि होगी वो जीरो होगी। तो इसीलिए इस अभिक्रिया का जो आणविकता है वो तो दो है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है ना, दो अणु है इधर, तो इसके आणविकता कितने हुए, दो, लेकिन उसके कोटि कितने होते हैं, कोटि होते हैं एक। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज सब यहाँ पर समझना है। आगे बढ़े। अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, अभिक्रिया का ताप पर क्या प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन। तो देखिए अभिक्रिया के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर, प्रत्येक 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग या दर दो गुना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। अगर परीक्षा में आता है तो आप 2 गुना ही बताइएगा, है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं। तापमान कितना बढ़ाने पर, 10 डिग्री तापमान अगर हम उसमें बढ़ाते हैं तो 10 डिग्री तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया का जो वेग है ये 2 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, और इसे अभिक्रिया का या इसे आर्हेनियस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें
समीकरण क्या है? K बराबर A e टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। अब देख लीजिए, ये इसका एक फार्मूला बन गया है ना। ये क्या बन गया? ये इसका एक फार्मूला बन जाता है, जहां पर K जो है वेग स्थिरांक है। K क्या होगा? वेग स्थिरांक। और R जो होगा गैस नियतांक है। T जो है ताप होगा। और EA मतलब होता है सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा ये होता है। तो यहां पर एक टक्कर का सिद्धांत भी है। यहां पर एक टक्कर का सिद्धांत है जो आपको बताना चाहेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, इसको बता देते हैं, ये पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा आज लेक्चर। तो टक्कर का सिद्धांत है ना। टक्कर का सिद्धांत कहता है, पहले समझ लीजिए फिर इसको हम लिख भी देंगे, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जितना भी आप अभिक्रिया होते हुए देखते हैं, है ना, जितना भी अभिक्रिया होते हुए आप देखते हैं, क्या होता है? अभी जो अभिकारक के अणु हैं वो आपस में टकराते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद वो उत्पाद में बदल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सभी टक्कर क्या होते हैं? प्रभावकारी नहीं होते हैं। सभी टक्कर के वजह से उत्पाद नहीं बनते हैं। जिस टक्कर के वजह से उत्पाद बनता है उसको प्रभावी टक्कर कहते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है। और जिस टक्कर के वजह से उत्पाद नहीं बन पाता है वो प्रभावी टक्कर नहीं होते। तो यहां पर दो शर्त बताए गए हैं कि कैसा होगा टक्कर, किस अवस्था में हुआ टक्कर प्रभावी होता है। तो इसके दो घटक हैं। ऐसे टक्कर प्रभावी होते हैं जो थ्रेशोल्ड ऊर्जा को पार कर जाते हैं, है ना, थ्रेशोल्ड ऊर्जा को पार करते हैं। और क्या, जो सही दिशा में टकराते हैं। टकराने का जो उसका दिशा होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही होना चाहिए। आइए इस चीज को समझते हैं। टक्कर के सिद्धांत क्या है कि किसी भी अभिक्रिया का उत्पाद किसी भी अभिक्रिया का जो उत्पाद होता है, किसी भी अभिक्रिया का उत्पाद उसके अभिकारकों के टक्कर के उसके अभिकारकों के टक्कर के समानुपाती होते हैं। अभिकारकों के टक्कर के समानुपाती होती है। टक्कर के परिणाम होते हैं। जब अभिकारक के अणु आपस में प्रभावी टक्कर करते हैं तो उत्पाद बनता है।
बनता है। सभी टक्कर प्रभावी नहीं होते, सभी टक्कर प्रभावी नहीं होते, सभी टक्कर प्रभावी नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए, सभी टक्कर प्रभावी नहीं होते हैं। ओके, सभी टक्कर प्रभावी नहीं होते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? सारे टक्कर के कारण उत्पाद नहीं बनते हैं, कुछ ही ऐसे टक्कर हैं जिसके वजह से उत्पाद बनते हैं। अब हम आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। प्रभावी टक्कर होने के दो शर्त हैं। प्रभावी टक्कर होने के दो शर्त है। पहला कि वो थ्रेशोल्ड ऊर्जा को पार करे, और दूसरा टक्कर की दिशा सही हो। आपको हम सक्रियण ऊर्जा और थ्रेशोल्ड ऊर्जा में हम अंतर बताते हैं, है ना। मान लीजिए कि ये यहां पर अभिकारक है, ये क्या है? अभिकारक। और ये यहां पर क्या है? उत्पाद है। ये अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। तो यहां पर अधिकतम ऊर्जा पर जब अभिकारक पहुंचता है तो इसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अभिकारक और थ्रेशोल्ड के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है, इसी को क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। समझ में आया? और टक्कर के बारे में आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, प्रत्यास्थ संघात अप्रत्यास्थ संघात होता है, तो यहां पर अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर टक्कर कुछ इस तरह से हुआ है, इस तरह से हुआ है, तो ए और बी दोनों आपस में क्या बनाते हैं? बंध बना लेते हैं, तो यहां पर टक्कर हो जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा सक्रियण ऊर्जा क्या है और थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है। थोड़ा सा उस परिभाषा को हम लिख देते हैं ताकि परीक्षा में ये पूछे। अगर 2 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न में ये आता है कि थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है ना, थ्रेशोल्ड ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा। थ्रेशोल्ड ऊर्जा, या इसको हम निम्न ऊर्जा कहते हैं। ये क्या होती है? ये वह ऊर्जा है कि कोई अभिकारक के अणु इतने ऊर्जा लेने के बाद वो उत्पाद में बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब थ्रेशोल्ड ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं कि अगर उतना ऊर्जा अगर कोई अभिकारक के अणु ले लेते हैं तो वो तैयार हो जाते हैं उत्पाद में बदलने के लिए। अगर इससे कम ऊर्जा अगर दिया जाए, है ना, अगर इससे कम ऊर्जा अगर दिया जाए तो अभिकारक जो है वो उत्पाद में कभी नहीं बदलेंगे। समझ में आया? तो कैसे लिखें इसको? आइए इसको लिखते हैं। यह वह ऊर्जा है, यह वह ऊर्जा है जो अभिकारक के अणु, जो अभिकारक के अणु लेने के बाद, जो अभिकारक के अणु लेने के बाद, अभिकारक के अणु
लेने के बाद क्या हो जाते हैं, थ्रेशोल्ड ऊर्जा में, मतलब वो उत्पाद में बदल जाते हैं। अभिकारक के अणु लेने के बाद उत्पाद में बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। और एक होता है सक्रियण ऊर्जा, और एक क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा होता है। सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, तो सक्रियण ऊर्जा होता है कि मान लीजिए कि 10 रुपया का आपको काम है, आपके पास 2 रुपया है, तो 8 रुपया आपको मिलेगा तब ना आपका काम होगा। तो आप एक्स्ट्रा 8 रुपया का आपको जरूरत है, 8 रुपया होने पर आप चालू हो जाएंगे, काम आपका हो जाएगा। तो ये जो 8 रुपया लिए यही हो गया सक्रियण ऊर्जा। समझ में आया। तो किसी भी अभिकारक के अणु उतना एनर्जी लेते हैं कि वो थ्रेशोल्ड में पहुंच जाते हैं, वो थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाता है, वो उत्पाद में बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। वह ऊर्जा, वह अतिरिक्त ऊर्जा लिखेंगे। ठीक है, कुछ तो उसके पास ही है, तो आपको अतिरिक्त चाहिए। वह अतिरिक्त ऊर्जा जो लेने के बाद अभिकारक के अणु, अभिकारक के अणु, वह अतिरिक्त ऊर्जा जो लेने के बाद अभिकारक के अणु थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंच जाते हैं, है ना, थ्रेशोल्ड लेवल पर या फिर थ्रेशोल्ड स्तर पर, थ्रेशोल्ड स्तर पर पहुंच जाते हैं, या लिख सकते हैं कि या उत्पाद बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, या उत्पाद में बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं, उसे सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और इसे ईए के द्वारा दर्शाते हैं, इसको ईए के द्वारा दर्शाते हैं, सक्रियण ऊर्जा और ईए के द्वारा हम इसको दर्शा देते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं। ग्राफ में भी इस चीज को हम स्पष्ट रूप से यहां पर दिखाएं, एक जगह ग्राफ भी है कि ये है अभिकारक, ये है उत्पाद। अब एक अभिकारक को उत्पाद में बदलना है, अभिकारक को बदलना है उत्पाद में, तो जितनी ऊर्जा इसके पास है, और आपको जब तक ये इस ऊर्जा स्तर पर नहीं पहुंचता है तब तक ये उत्पाद में नहीं बदलता है। तो इसीलिए ये यहां पर पहुंचेगा तब जाके उत्पाद में बदलेगा। तो यहां तक आने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा जो आप लेते हैं और वो उस लेवल पर पहुंच के आप उत्पाद में चले जाते हैं, इस ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा वह स्तर है ऊर्जा का जहां से एक अभिकारक उत्पाद में बदलना शुरू हो जाता है। तो यही अंतर होता है एक सक्रियण ऊर्जा और थ्रेशोल्ड ऊर्जा में, निम्न ऊर्जा में, निम्न स्तर के ऊर्जा में। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट हम कह रहे हैं कि हो गया है रासायनिक बल गतिकी को लेकर के। आप चाहें तो इस पर क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और परीक्षा में आप इस पर जो पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, परीक्षा में आपको हमेशा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उल्लेख आपको कहता है करने के लिए, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जरूर याद करके जाइएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसका डेरिवेशन जरूर याद कर लीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर का होता है उसमें ये चीज पूछा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर तो पूछेगा ही, आपको एकदम याद कर लीजिएगा, बार बार पूछता है।
शून्य कोटि की अभिक्रिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसे पूछे जाएंगे। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अवधारणा है ये आपको पूरा का पूरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है, और इससे अर्ध आयु काल के लिए जो फॉर्मूला है इसको आपको जरूर पूछता है ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। ठीक है, और ये सब 2 नंबर प्रश्न के लिए हमने ये सारा चीज बात कर लिया हुआ है। इस तरह से आज हम इस चैप्टर की समाप्ति की घोषणा करते हैं। ये क्रैश कोर्स है और यहाँ पर आपको अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सिर्फ बताया जाता है, पूरा नहीं बताया जाता है। ठीक है, अगला चैप्टर आपका रहेगा ठोस अवस्था। 3 चैप्टर हम लोग का निकला, क्या विलयन, उसके बाद वैद्युत रसायन, ये रासायनिक बल गतिकी। अब हम लोग ठोस अवस्था कर लेंगे। 2 से 3 लेक्चर में हम लोग, या 4 लेक्चर हो जो भी हो, ठोस अवस्था को पूर्ण रूप से परीक्षा के काबिल हम लोग बन जाएंगे। और उसके बाद बच जाता है पृष्ठ रसायन। 3 से 4 लेक्चर में हम पृष्ठ रसायन को भी क्या करेंगे, परीक्षा के काबिल हम लोग हो जाएंगे, और भौतिक रसायन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो ये हमारा प्लानिंग है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल है और बेस्ट आपको लग रहा है, तो आप अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक घंटी का बटन होगा वहां पर, उसको जरूर दबाइएगा। जैसे ही यहाँ पर हम वीडियो रिलीज करेंगे और आपको हो जाएगा। तो पिनाकल स्टूडियो का जो है आपको हमेशा आपके साथ रहेगा, नए नए वीडियोज लेकर के आ रहे हैं और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।